Hello, let's begin with chapter number 2 in this video. I hope chapter number 1 serve the purpose. So chapter number 2 is about diversity and discrimination. जैसे कि मैंने chapter number 1 में आपको बताया था कि हमारी कंट्री में बहुत सारी तरीके की डाइवर्सिटी है. अब ये जो डाइवर्सिटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम कास्ट के बेसिस पे लें तो डिवाइड कर दिया कि 3 तरीके के लोग हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हम क्या करने लग जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं. अच्छा ये तो अपर कास्ट वाले हैं, इनको कुछ हमने प्रिविलेजेस दे दी, ठीक है. अच्छा ये तो लोअर कास्ट वाले हैं, तो इनके साथ हम गलत तरीके से बिहेव करेंगे. तो फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है. यहाँ पे कुछ कंसेप्ट थे, सिर्फ समझो, एक बारी में समझ में आता है तो इतना डिटेल में डेफिनेशन एंड ऑल याद करने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले दिया हुआ है प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मतलब होता है कि आपने एक नेगेटिव ओपिनियन ही बना लिया, अपने दिमाग में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर ली है किसी भी पर्सन या ग्रुप के बारे में विदाउट नोइंग द फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल आपके इस चैप्टर में दिया हुआ था कि ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ाने में. तो ये लोगों ने एक माइंड में ना अवधारणा बना रखी है, सोच रखा है, ठीक है. बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं. तो प्रेजुडिस का मतलब हो गया पक्षपात करना, ठीक है. प्रेजुडिस का मतलब होता है आप पक्षपात कर रहे हो, एक नेगेटिव इमेज अपने माइंड में बना रहे हो, ठीक है. आपके माइंड में एक नेगेटिव ओपिनियन है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, चाहे वो एक इंसान के लिए या फिर से ग्रुप के लिए. इट मीन्स टू जज अदर पीपल एज नेगेटिवली. तो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को नेगेटिवली देखते हैं. जैसे कि हमें एग्जांपल दिया हुआ है इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, तो बोल दिया कि अच्छा इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है. तो इन्होंने क्या बताया कि बाकी सारी लैंग्वेज क्या है, इन्फीरियर है, बाकी सारी लैंग्वेज तो बेकार है, हमारी इंग्लिश सबसे अच्छी है. तो एक नेगेटिव ओपिनियन क्रिएट करना किसी के बारे में इज़ प्रेजुडिस. उसके बाद है स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िबद्ध धारणा, विच मीन्स कि बहुत ही पुरानी कोई सोच हो गई, आप उसको फॉलो कर रहे हो, या फिर से कुछ मतलब कि अपने माइंड में एक इमेज बना रखी है कि अच्छा ऐसा ही होता है. फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि लड़के नहीं रो सकते, ठीक है. जब हम कहते हैं कि बॉयज़ कैन नॉट क्राई, बॉयज़ डोंट क्राई, विच सेज कि अगर लड़के रो दिए तो वो कमज़ोर होंगे. तो हम एक ग्रुप या पीपल को एक फिक्स्ड और ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ के साथ देखते हैं, अपनी पुरानी सोच को लगाए रहते हैं, जैसे कि गर्ल्स इंजीनियर नहीं बन सकती, ठीक है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव ही बात करी गई है. प्रेजुडिस में हमेशा एक नेगेटिव बात करी जाएगी और एक को फेवर किया जाएगा, एक के फ़ायदे में बात करेंगे, एक के नेगेटिव के. स्टीरियोटाइप में आपको दिखेगा कुछ पुरानी सी बात होएगी, कुछ आपको एक फिक्स्ड इमेज दिखेगी जो कि रियलिटी नहीं है, जो कि वो नहीं है, ट्रुथ नहीं है, ठीक है. अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि हम लोगों को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, उनकी आइडेंटिटी की वजह से हो सकता है, चाहे हम रिलीजन के बेस पे करें, कास्ट के बेस पे करें, एज के बेस पे करें, या फिर से हम उस जेंडर के बेस पे करें. तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना और फिर किसी को मिसट्रीट करना. एग्जाम्पल, किसी को कास्ट के बेसिस पे एडमिशन ना मिलना, वुमेन को सेम काम के लिए लेस पे करना मेन से. सो अभी हमने 3 कंसेप्ट देखे हैं, उसको रिवाइज करते हैं. पहला कंसेप्ट था हमारा प्रेजुडिस, पक्षपात. सेकंड स्टीरियोटाइप. थर्ड डिस्क्रिमिनेशन. एक भी फैक्ट नहीं था, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए एक सिंपल मैनर में कि प्रेजुडिस क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है. ये सीटेट का पेपर नहीं है जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ इसमें स्टीरियोटाइप है या प्रेजुडिस है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. बट आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि तीनों का मतलब क्या होता है. लेट्स मूव फर्दर. वेरी इंपॉर्टेंट, B.R. अम्बेडकर. B.R. अम्बेडकर एक दलित फैमिली में बॉर्न हुए थे. दलित फैमिली में जिस कम्युनिटी में बॉर्न हुए थे वो थी मेहर कास्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, फिर मत बोलना कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से बने थे, ठीक है. तो दलित फैमिली की मेहर कम्युनिटी में में बॉर्न हुए थे. और ये जो मेहर कम्युनिटी थी उस टाइम की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे के जो एरिया था उसमें अनटचेबल मानी जाती थी. तो इन्होंने, B.R. अम्बेडकर ने एक दलित लाइफ को लिव किया और देखा कि किस तरीके से लोग इनके साथ मिसट्रीट करते हैं. इन्होंने अनटचेबिलिटी को फेस किया, डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया. इनको स्कूल में अलाउड नहीं था कि वो बच्चों के साथ जाके बैठें. He was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. तो इन्होंने, ये अपनी कास्ट के पहले इंसान थे जो अपनी कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंग्लैंड जाकर एक लॉयर बने, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये लॉयर बने थे, ठीक है. डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे, लॉयर थे. कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, इंग्लैंड गए थे. इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेड करी थी.
अब यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं था, इसलिए ऐड किया गया ताकि धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होती जाएं। अब ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने हेड किया है? आपकी अंबेडकर ने। अब यहाँ पे मैं बता दूँ हुआ क्या था। जब कंट्री आज़ाद हुई थी अंग्रेज़ों से तो हमारे पास कुछ भी नहीं था कि अब क्या करना है, तो हमारी कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ लोग बैठे, इन लोगों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है, ठीक है। अभी के लिए सिंपल में सीखो कि एक बुक है जिसमें कानून लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस कमेटी को हेड किसने किया है? चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर जी ने हेड किया, ठीक है। इसीलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? अंबेडकर जी को कहते हैं। इतना रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, मेहर कम्युनिटी के थे, अनटचेबिलिटी को फेस किया, फर्स्ट पर्सन थे जो अपनी कम्युनिटी के इंग्लैंड जाके लॉयर बने। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने कन्वर्जन किया था, ये आपका PYQ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना एक रिलीजन जो है, अपना जो रिलीजन है हिंदुइज्म से कन्वर्ट करके किसको फॉलो किया था? वो था बुद्धिज़्म। वो कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में ये सोच के कि बुद्धिज़्म में जाने के बाद तो उनको जो कास्ट वाला सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा लीडर था जिसने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर वो लीडर थे जिन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें आपके रूल्स लिखे हुए हैं, किस तरीके से हमारा देश जो है फंक्शन करेगा उसके बारे में। ये जो फंक्शंस हैं, ये जो रूल्स हैं, ये हम लोगों के लिए हैं, सिटीजन्स के लिए हैं एंड गवर्नमेंट के लिए भी हैं। गवर्नमेंट के भी कानून लिखे हुए हैं, ठीक है। तो रूल्स फॉर द पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वालिटी मिलेगी हर सिटीजन को। तो हमारे कंट्री में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अभी हम धीरे धीरे चीज़ें लेके चल रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू एवरी फंडामेंटल राइट ओवर हेयर। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट का मतलब है कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं हमारे जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो हमसे गवर्नमेंट आ जाए या कोई और पर्सन आ जाए हमसे नहीं छीन सकते, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस जो उनमें कंडीशन मेंशन्ड है उसके अलावा। तो ये राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये फंडामेंटल हैं फॉर आवर एग्जिस्टेंस इन आवर कंट्री। कितने राइट्स हैं? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक हैं। सारे अभी नहीं बताए जाएंगे, धीरे धीरे हम चीज़ें बिल्ड करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, आर्टिकल वाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमारे क्या दिए हुए हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स क्या कह रहा है? देखो, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के, ये किसके बारे में बात करते हैं? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी से रिलेटेड है, इतना समझो, ठीक है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक किताब है, उस किताब का पहला पेज है प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उस बुक का पहला पेज है प्रीएम्बल। इसमें कुछ लिखा हुआ है जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम देखेंगे प्रीएम्बल को भी। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे 14 to 18 इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इंश्योर करते हैं। जो प्रीएम्बल है हमारे कंट्री का, जो फर्स्ट पेज है, वो इंश्योर करता है इक्वालिटी। इक्वालिटी कितने तरीके की? आई हैव जस्ट पोस्टेड द क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम रिगार्डिंग लिबर्टी। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वालिटी के बारे में भी। इक्वालिटी कितने तरीके की बात कर रहा है प्रीएम्बल? 2 तरीके की, एक स्टेटस की और एक अपॉर्चुनिटी की। तो प्रीएम्बल क्या कह रहा है कि तुम्हें इक्वालिटी तो होगी 2 तरीके की, एक स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। अब इसके बाद हमने देखा कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 इक्वालिटी की बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, दिस इज़ अ PYQ, दिस वाज नॉट गिवन इन योर बुक, ओके। सो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल से अबॉलिश हुई है। देखो, पहले क्या थी? अनटचेबिलिटी थी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको आप टच नहीं कर सकते हो, उनके जो भी पब्लिक फोरम्स होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। उनके वेल्स भी अलग थे, पब्लिक पार्क्स, हॉस्पिटल सब अलग था।
तो अब हमारे देश ने क्या कहा ज़्यादा होते कि ये अनटचेबिलिटी नहीं चलेगी। तो कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी गई है? आर्टिकल 17 में। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर कोई ये क्वेश्चन गलत करता है तो अपने वेरी इजी मार्क्स लूज़ कर रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनटचेबिलिटी के बारे में कौन से आर्टिकल में बात करी गई है? आर्टिकल 17 के बारे में बात करी गई है। इसके अलावा अब हम देखते हैं प्रीएम्बल, बिकॉज वी आर बिल्डिंग थिंग्स, तो हम साथ साथ कुछ कुछ ऐड करते जाएंगे। तो अब हम देखते हैं प्रीएम्बल। जैसा कि मैंने बताया प्रीएम्बल क्या है? फर्स्ट पेज है, ठीक है, फर्स्ट पेज है। उसके बाद प्रीएम्बल हम रीड करते हैं, और प्रीएम्बल आपको रीड करना है, नोट्स बनाने हैं, इसमें से क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आएगा। क्या कह रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कह रहा है कि हम जो लोग हैं देश के, इंडिया देश के हम जो लोग हैं, मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने बनाया है। हम लोग मतलब पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने ये संविधान बनाया, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात नहीं कर रहा, हम सब की बात कर रहा है। जो पहले के टाइम के लोग हैं या जो आज के टाइम के लोग हैं, हम सब ने मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हम सब मिलकर कसम खाते हैं कि हम इंडिया को क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे। पहले तो इसका ऑर्डर समझ लो, ये इसी ऑर्डर में याद रखना है, SSSDR ऑर्डर में लगाने को आ सकता है कि पहले क्या है, बाद में क्या है, बाद में क्या है, ठीक है। तो पहले है सवरेन। सवरेन का मतलब होता है कि हम में अपने राजा हैं, हमारे से ऊपर कोई और नहीं है। पहले हम सवरेन नहीं थे, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे तो हम सवरेन नहीं थे, बट अब हमारे ऊपर कोई भी राज नहीं कर रहा है, हम इंडिपेंडेंट है। तो सवरेनिटी डिपिक्ट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, अब हम इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट मतलब कि हम गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करेंगे। सेकुलर मतलब कि कोई भी रिलीजन नहीं होगा हमारे देश का कोई अपना एक रिलीजन नहीं है, सब लोगों को अधिकार है अपना रिलीजन फॉलो करने का। डेमोक्रेटिक मतलब कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस एंड ऑल में अपने लीडर को चुनने के लिए। रिपब्लिक मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हम खुद चूज़ करेंगे, प्रेसिडेंट हम इलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे। तो आपने ये 5 चीज़ें देखी हैं। इस सारे को मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, सवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का मीनिंग। अभी के लिए हमने इतना समझा है। आपको क्या याद रखना है? ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले दिया हुआ है सवरेन, फिर दिया है सोशलिस्ट, फिर दिया है सोशलिस्ट, फिर दिया है सेकुलर, सेकुलर मतलब कि हमारा अपना कोई रिलीजन नहीं है कंट्री का। फिर डेमोक्रेटिक, हम इलेक्शन से पार्टिसिपेट करके अपना लीडर चुनते हैं। रिपब्लिक, हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो हम खुद चुनेंगे, वो नहीं होगा, किसी एक फैमिली मेम्बर नहीं होगा जो आगे बढ़ता जाएगा, मतलब मोनार्की नहीं है हमारे यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। आगे क्या दिया हुआ है? हम लोग जो इंडिया के हैं, हमने मिलकर कसम खाई है कि हमारी कंट्री को हम ये बनाएंगे, SSSDR। और हम सभी सिटीजन्स को क्या देंगे? सबसे सिटीजन्स को हम जस्टिस देंगे, न्याय। न्याय कितने तरीके का? 3 तरीके का, 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 तरीके का, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल भी देंगे हम न्याय, इकोनॉमिक भी देंगे, पॉलिटिकल भी देंगे, आर्थिक तौर पे भी देंगे, सोसाइटल भी देंगे, पॉलिटिकल तौर पे भी देंगे, राजनीतिक तौर पे भी देंगे। लिबर्टी कितने तरीके की देंगे? 1 2 3 4 5। लिबर्टी 5 तरीके की देंगे। लिबर्टी थॉट की देंगे, एक्सप्रेशन की देंगे, बिलीफ की देंगे, फेथ और वर्शिप की देंगे। तुम सोचने का अधिकार है, तुम्हें एक्सप्रेस करने का अधिकार है, जैसे जंतर मंतर पे अभी हम जाके एक्सप्रेस कर रहे हैं। बिलीफ, अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं तो उसको फॉलो करने का अधिकार है, अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार है, और उसको वर्शिप करने का अधिकार है। हम इक्वालिटी देंगे 2 तरीके की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, कि तुम्हारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो पार्टिसिपेट करने की, और अगर तुम सब जो लोग हो कानून की नज़र में क्या हो, बराबर हो। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और हम सब देशवासियों के बीच में क्या बढ़ना चाहिए? फ्रैटर्निटी बढ़नी चाहिए। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? भाईचारा। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, और हम सब लोगों के बीच में क्या बढ़नी चाहिए? ब्रदरहुडनेस बढ़नी चाहिए। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये भाईचारा बढ़ाने का क्या रीज़न है? कि हम लोगों की डिग्निटी मेंटेन रहे। यहाँ पे देखो, इस चीज़ को ध्यान में रखना, डिग्निटी किसकी बढ़ाने की बात हो रही है, डिग्निटी किसकी मेंटेन हो रही है? डिग्निटी मतलब कि इज्जत किसकी? इंडिविजुअल की। हर इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन्ड रहे, ठीक है। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और हमारे देश की यूनिटी, एकजुटता, और मतलब कि हम सब लोग एक साथ रहें, और इंटीग्रेटेड मतलब कि जो स्टेट्स में डिवीजन ना हो, ठीक है। यूनिटी और इंटीग्रिटी किसकी बनी रहे? हमारे अपनी कंट्री की बने रहे। भाईचारा बना रहे हम सब में,
डिग्निटी मेंटेन रहे इंडिविजुअल की, और यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन किसकी रहे, नेशन की। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किस दिन, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं और ख़ुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। देखो कुछ चीज़ें तो ना देश जब आज़ाद हुआ था तब लागू हो गई थी, पर हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था किस दिन अडॉप्ट इनैक्ट हुआ था, कौन सी ऐसी डेट है जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, वो है आपकी 26 नवंबर 1949। ये 2 डेट्स आपको याद रखनी होंगी। अभी जो एक डेट बताइए अभी के लिए ये याद रखो कि 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी। अमेंडमेंट होता है संशोधन। संशोधन मतलब कि चेंजेस लाए थे, कि बदलाव लाए थे हम कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रीएम्बल में बदलाव ला सकते हैं, हम प्रीएम्बल में बदलाव ला सकते हैं। पहले तो हमने यही समझ लिया कि इसमें कुछ चेंजेस हुए थे। तो क्या चेंज हुए थे, हमने ना 2 वर्ड ऐड करे थे। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड ऐड करे गए थे ये बताया हुआ है। पहला आपका वर्ड है यूनिटी ऑफ द नेशन। ये जो आपने यहाँ पे वर्ड देखा है यूनिटी ऑफ द नेशन, ये आपका ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से। 42nd अमेंडमेंट हुई थी, मतलब 42nd बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया, बदलाव किया गया, तो उसमें ये वर्ड ऐड किया गया यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, उसके बाद ना एक और वर्ड भी ऐड किया गया था, वो था कि सवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहाँ है, ये। ठीक है, ये आपके 2 वर्ड्स क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। तो इतना ही था प्रीएम्बल में। ठीक है, कि ये वर्ड्स आपके ऐड करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा आपको प्रीएम्बल डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे प्रीएम्बल से। तो जो जो वर्ड्स ऐड करे गए थे वो क्या था, यूनिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी के बाद शायद इंटीग्रिटी भी करा गया था, या यूनिटी के साथ साथ आपका इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया था। ये वाली लाइन आपकी पूरी ऐड करी गई थी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और जो 2 वर्ड यहाँ पे ऐड करे गए थे वो थे आपके, जस्ट अ मिनट, वो 2 वर्ड आपके थे सोशलिस्ट और सेकुलर। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से वर्ड्स ऐड करे गए थे 42nd अमेंडमेंट से। ये भी 42nd अमेंडमेंट से वर्ड ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट भी और सेकुलर भी। That's all in this video. Hope I was able to make you understand what actually preamble is.